मान लीजिए एक शहर में 10,000 घर हैं और हर साल 10 घर आग से नष्ट हो जाते हैं। आग से हर घर को 1 लाख रुपए का नुकसान होता है, मतलब कि 10 घर जलने से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अभी 10 लाख रुपए को अगर हम 10,000 घरों में बांट दें तो प्रत्येक मकान मालिक के हिस्से में 100 रुपए आते हैं। इस प्रकार हर साल 100 रुपए की छोटी सी राशि की योगदान करके सभी 10,000 घर के मालिकों को आग के जोखिम से सुरक्षा मिल सकती है। और यही होता है इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट। इंश्योरेंस एक ऐसा सोशल डिवाइस है जिससे फाइनेंशियल लॉस की संभावना को बड़ी संख्या के लोगों में स्प्रेड कर दिया जाता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेपर तैयारी। पेपर तैयारी पर आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस यानी कि बीमे के बारे में। तो दोस्तों बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। सबसे पहले समझेंगे कि इंश्योरेंस होती क्या है, फिर देखेंगे इंश्योरेंस किस किस टाइप की होती है, फिर समझेंगे लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, फिर भारत में लाइफ इंश्योरेंस के इतिहास को देखेंगे, फिर लाइफ इंश्योरेंस की टाइप्स देखेंगे, फिर समझेंगे नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है, फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस का भारत में इतिहास देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म हुए, फिर IRDA के बारे में बात करेंगे, IRDA की पावर्स, ड्यूटीज और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे IRDA का 2047 का क्या विजन है, फिर LIC और GIC के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही वैल्यू मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें सो दैट आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंश्योरेंस क्या होती है। तो जैसे हमने पहले बात की, इंश्योरेंस एक ऐसा सोशल डिवाइस है जिससे फाइनेंशियल लॉस की संभावना को बड़ी संख्या के लोगों में स्प्रेड कर दिया जाता है। इंश्योरेंस यानी कि बीमे के द्वारा व्यक्ति भविष्य में होने वाली अनिश्चित घटनाओं जैसे कि आग, दुर्घटना, शीघ्र मृत्यु आदि जैसे होने वाले नुकसान से अपने और अपने पर निर्भर लोगों की रक्षा कर सकता है। देखिए इंश्योरेंस से कोई रिस्क टलता नहीं है बल्कि घटना घटित होने पर होने वाले नुकसान को लोगों द्वारा साझा किया जाता है। मतलब इंश्योरेंस का काम है कॉर्पोरेशन के माध्यम से लॉस को बड़ी संख्या के लोगों में स्प्रेड कर देना। तो ये हमने समझ लिया इंश्योरेंस क्या होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। दोस्तों इंश्योरेंस दो तरह की होती है, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी होती है नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है। लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम जीवन बीमा भी कहते हैं, ये ह्यूमन लाइफ से जुड़ी आकस्मिकताओं जैसे कि मृत्यु, विकलांगता, दुर्घटना, रिटायरमेंट आदि जैसे के लिए एक वित्तीय कवर है। देखिए मानव जीव प्राकृतिक और आकस्मिक कारणों से मृत्यु और विकलांगता के जोखिम के अधीन है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है या कोई व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो घर में इनकम का लॉस हो जाता है। मतलब कि घर में इनकम यानी कि पैसे का प्रवाह रुक जाता है। तो इंसान के जाने के बाद उसकी फैमिली को फाइनेंशियल दिक्कत ना आए इसलिए लाइफ इंश्योरेंस काम आती है। वैसे इंसान के जीवन का कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता, पर भविष्य के वर्षों में इनकम के लॉस के आधार पर एक मॉनेटरी अमाउंट निर्धारित की जा सकती है जिसे हम सम इंश्योर्ड कहते हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस में बीमा राशि एक लाभ के रूप में होती है जो कि लॉस होने की स्थिति में भुगतान की जाने वाली गारंटीड अमाउंट होती है। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत एक लमसम प्रीमियम या फिर किस्तों में दिए गए प्रीमियम के बदले इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु पर या कुछ वर्षों की समाप्ति पर एक वार्षिक या एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन देता है। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है। अब बात करते हैं भारत में लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री की। दोस्तों भारत में जीवन बीमा का बिजनेस अपने मौजूदा स्वरूप में साल 1818 में कोलकाता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ शुरू हुआ जो कि 1834 में फेल हो गया। फिर 1829 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जीवन बीमा व्यापार के संचालन के लिए मद्रास इक्विटेबल कंपनी के शुरुआत की गई थी। 1870 से 1900 के दौरान अल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस, रॉयल लाइफ इंश्योरेंस, लिवरपूल एंड लंदन ग्लोबल जैसी कुछ यूरोपियन बेस्ड इंश्योरेंस कंपनीज पूरे बीमा उद्योग पर हावी रही। फिर द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 जीवन बीमा बिजनेस को विनियमित करने वाला पहला स्टैट्यूटरी मेजर था। 1914 में भारत सरकार ने भारत में बीमा कंपनियों के रिटर्न्स प्रकाशित करना शुरू किए। फिर 1928 में भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम बनाया गया। इंश्योरेंस एक्ट 1938 ने पहले के कानूनों को कंसोलिडेट किया और रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद की। इसे जनहित के हितों की रक्षा
और इंश्योरेंस कंपनीज की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस के लिए लागू किया गया था। फिर उसके बाद 1950 के इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट ने प्रिंसिपल एजेंसीज को समाप्त कर दिया। 1956 में भारत सरकार ने बीमा व्यवसाय को राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। 19 फरवरी 1956 को जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हुआ और उससे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC अस्तित्व में आया। LIC ने 154 भारतीय, 16 गैर भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ साथ 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज को भी समाहित कर लिया। फिर उसके बाद 1990 के दशक में बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए फिर से खोल दिया गया। तो दोस्तों ये था भारत में लाइफ इंश्योरेंस का इतिहास। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस की टाइप्स क्या है। दोस्तों मोटे मोटे तौर पर लाइफ इंश्योरेंस 7 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है टर्म इंश्योरेंस, सेकंड वन है होल लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड वन है एंडोमेंट पॉलिसी, फोर्थ वन है मनी बैक प्लान जिनको हम कैशबैक प्लान भी बोलते हैं, फिफ्थ वन आती है चिल्ड्रन पॉलिसीज, देन आता है एन्युटी प्लान्स और लास्ट वन है यूलिप। तो चलिए इन सबको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस एक निश्चित अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। यदि बीमा अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मौत हो जाती है या वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो उसके डिपेंडेंट्स को इंश्योरेंस के लाभ का भुगतान किया जाता है। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस में यदि बीमित व्यक्ति बीमा अवधि तक जीवित हो रहता है तो आमतौर पर उसे कोई लाभ दे नहीं होता। तो ये थी टर्म इंश्योरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस की। दोस्तों होल लाइफ इंश्योरेंस आपको आजीवन सुरक्षा की गारंटी देता है। होल लाइफ इंश्योरेंस डेथ बेनिफिट का भुगतान करता है ताकि आप आश्वस्त हो सकें कि आपकी मृत्यु के बाद होने वाले फाइनेंशियल लॉस से आपके परिवार को सुरक्षा मिलेगी। ये आपके उत्तराधिकारियों के लिए विरासत के रूप में संपत्ति बनाने का एक आदर्श तरीका है। उसके बाद आती है एंडोमेंट पॉलिसी। दोस्तों एंडोमेंट पॉलिसी एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी वाली सेविंग से जुड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु या विकलांगता जैसी कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है तो बीमा राशि का भुगतान पॉलिसी के बेनिफिशियरी को दिया जाता है। और अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी पीरियड में सरवाइव कर जाता है तो उसे पॉलिसी की मैच्योरिटी पे मैच्योरिटी का पैसा दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मनी बैक प्लान या फिर कैशबैक प्लान्स की। दोस्तों इस तरह के प्लान के तहत इंश्योर्ड पर्सन को बीमा राशि का कुछ प्रतिशत समय समय पर सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में वापस कर दिया जाता है और इंश्योरेंस की अवधि खत्म होने पर बाकी शेष बची राशि को मैच्योरिटी के रूप में दे दिया जाता है। इवन सर्वाइवल बेनिफिट पे करने के बावजूद भी पॉलिसी टर्म के दौरान पूरी बीमा राशि का लाइफ कवर दिया जाता है। नेक्स्ट आती है दोस्तों चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज या चाइल्ड पॉलिसीज। इस प्रकार की पॉलिसीज पेरेंट्स की लाइफ पर बच्चे के लाभ के लिए ली जाती हैं। ऐसी पॉलिसी के द्वारा माता पिता बच्चे के जीवन के विभिन्न चरणों में पहुंचने पर फंड्स प्राप्त करने के प्लान बना सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी की अवधि के दौरान माता पिता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के केस में प्रीमियम का भी छूट देते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एन्युटी प्लान्स पे। जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसे सैलरी नहीं मिलती जबकि उसकी नियमित आय की जरूरत बनी रहती है। इसलिए पेंशन एक आदर्श तरीका है क्योंकि इससे रेगुलर इनकम आय के रूप में मिलती रहती है। पेंशन को हम एन्युटी भी कहते हैं। एन्युटीज दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक होती है इमीडिएट एन्युटी और सेकंड होती है डेफर्ड एन्युटी। पहले बात करते हैं इमीडिएट एन्युटी की। दोस्तों इमीडिएट एन्युटी के केस में बीमा कंपनी से वार्षिक भुगतान तुरंत शुरू हो जाता है। इमीडिएट एन्युटी के लिए परचेज प्राइस यानी कि प्रीमियम का भुगतान केवल एक किश्त में लमसम में किया जाता है। नेक्स्ट आती है डेफर्ड एन्युटी। दोस्तों डेफर्ड एन्युटी में एन्युटी पॉलिसी के तहत पर्सन एक वेस्टिंग एज तक इंश्योरेंस कंपनी को नियमित कंट्रीब्यूशन देता है। उसके पास सिंगल प्रीमियम पे करने का भी ऑप्शन होता है। इसमें ब्याज के साथ फंड इकट्ठा होता रहता है वेस्टिंग एज तक और उस वेस्टिंग एज पर फंड उसके लिए अवेलेबल हो जाता है। इसमें जमा हुए फंड को कैसे निवेश करना है ये इंश्योरेंस पॉलिसी देखती है। पॉलिसी होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि 1/3 पैसा इन कैश कर लिया जाए वेस्टिंग एज पर जो कि टैक्स फ्री होता है और बाकी बचे 2/3 हिस्से से वो एन्युटी खरीद ले जिससे उसे अपनी बची हुई उम्र में रेगुलर पेंशन मिलती रहे। तो दोस्तों ये थे एन्युटीज। अब लास्ट है अपना यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जिनको हम यूलिप भी बोलते हैं। दोस्तों यूलिप इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन का एक कॉम्बिनेशन होता है। आपके दिए हुए प्रीमियम कैसे इन्वेस्ट किए जाए इसकी चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करती है यूलिप। और यूलिप में इन्वेस्टमेंट का रिस्क इन्वेस्टर पर होता है। तो दोस्तों ये हमने देख लिए टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब हम बात कर लेते हैं जनरल इंश्योरेंस यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस की।
दोस्तों हर एसेट की कोई अपनी वैल्यू होती है और हर एसेट अपने एसेट ओनर को कुछ बेनिफिट प्रदान करता है। ये बेनिफिट इनकम या फिर किसी अन्य रूप में भी हो सकता है। इसलिए यदि एसेट किसी वजह से नष्ट हो जाता है तो एसेट ओनर का कुछ फाइनेंशियल लॉस होता है। तो इस फाइनेंशियल लॉस यानी कि आर्थिक हानि को बचाने के लिए इंश्योरेंस की जाती है और लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर हर तरह की इंश्योरेंस को हम जनरल इंश्योरेंस यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। दोस्तों भारत में जनरल इंश्योरेंस का इतिहास बहुत पुराना है। इंडियन मर्चेंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड की स्थापना 1907 में हुई। ये जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की सभी तरह की कैटेगरीज में डील करने वाली पहली कंपनी थी। फिर 1957 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, जो कि इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक शाखा है, ने फेयर कंडक्ट और साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस सुनिश्चित करने के लिए एक आचार संहिता बनाई थी। इन्वेस्टमेंट को विनियमित करने और न्यूनतम सॉल्वेंसी मार्जिन निर्धारित करने के लिए इंश्योरेंस एक्ट को 1968 में अमेंड किया गया और टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का स्थापना की गई। फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 1971 में एक कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 के तहत 1 जनवरी 1973 से भारत में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके तहत 107 इंश्योरेंस को अमेलगमेट करके 4 कंपनीज में ग्रुप कर दिया गया। ये 4 कंपनीज थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों ये थी ब्रीफ हिस्ट्री भारत में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की। अब बात कर लेते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस की टाइप्स की। दोस्तों नॉन लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है फायर इंश्योरेंस, सेकंड है मैरीन इंश्योरेंस और थर्ड टाइप है मिसलेनियस इंश्योरेंस। मिसलेनियस इंश्योरेंस की कैटेगरी में हम जनरल इंश्योरेंस को फर्दर 3 भागों में बांटते हैं, जो कि है मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस। इसके अलावा और बहुत तरह की जनरल इंश्योरेंस या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, बट हम मोटे मोटे पर इन्हीं कैटेगरीज की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फायर इंश्योरेंस की, यानी कि आग की इंश्योरेंस की। फायर इंश्योरेंस में आग लगने के जोखिम को कवर करती है, क्योंकि बड़े फैक्ट्रीज, गोडाउन्स, घरों, दुकानों और शिप्स में आग फैलने की संभावना पूरी होती है। फायर इंश्योरेंस न केवल आग के जोखिम को कवर करता है, पर आग से होने वाले बल्कि और भी नुकसानों को भी ये कवर करता है। दोस्तों मैरीन इंश्योरेंस का सबसे पुराना रूप है और ये सभी मैरीन रिस्क को कवर करता है। समुद्री खतरों के कारण जहाज क्षतिग्रस्त या फिर पूरी तरह से नष्ट हो सकता है, माल की हानि हो सकती है और परिणाम स्वरूप फ्राइट को हानि हो सकती है। इसलिए मैरीन इंश्योरेंस गहरे समुद्र में जहाज, कार्गो और फ्राइट के जोखिम को कवर करता है। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत मोटर इंश्योरेंस कंपलसरी है। सभी मोटर चालित वाहनों के लिए सड़क पर आने से पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। ये दुर्घटना, चोरी, आग या फिर नेचुरल डिजास्टर के कारण वाहनों को हुए क्षति या फिर हानि को भी कवर करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। दोस्तों हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल बिल्स की कॉस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा एक ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो कि इंश्योर्ड पर्सन या फिर उसकी फैमिली के मेडिकल और सर्जिकल खर्चों को कवर करता है। ये बीमारी या चोट के कारण हुए खर्चों की रिम्बर्समेंट करता है और इंश्योर्ड पर्सन की देखभाल करने वाले को सीधा भुगतान करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी यात्रा के दौरान बीमा प्रदान करता है। ये आपको, आपके परिवार को ट्रैवल रिलेटेड एक्सीडेंट्स, यात्रा के दौरान अनएक्सपेक्टेड मेडिकल खर्चे, सामान का लॉस या फिर पासपोर्ट का लॉस, फ्लाइट डिलेज या फिर सामान का देरी से आने जैसे नुकसान से बचाता है। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में भारत में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। दोस्तों 1993 में फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी और आरबीआई गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया। इसका गठन इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का मूल्यांकन करने और उसकी फ्यूचर डायरेक्शंस की रिकमेंडेशंस के लिए किया गया था। कमेटी का मूल उद्देश्य फाइनेंशियल सेक्टर में शुरू किए गए सुधारों को पूरा करना था। कमेटी ने 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कुछ सजेशंस दिए और ये सजेशंस थे कि सरकार की हिस्सेदारी इंश्योरेंस कंपनीज में घटकर 50% की जाए। उसके बाद जीआईसी और उसकी सब्सिडरीज की होल्डिंग्स को टेक ओवर कर लिया जाए, ताकि ये सब्सिडरीज इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशंस की तरह काम कर सकें। 100 करोड़ रुपए की मिनिमम पेड अप कैपिटल वाली प्राइवेट कंपनीज को इंश्योरेंस सेक्टर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। उसके बाद कोई भी कंपनी एक एंटिटी के माध्यम से लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों का बिजनेस ना कर सके। फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके इंश्योरेंस इंडस्ट्री में
प्रवेश कर सकती हैं। FDI की लिमिट 26% से 49% तक की जाए। एक इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना की जाए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में LIC लाइफ फंड का अनिवार्य निवेश को 75% से घटाकर 50% कर दिया जाए। उसके बाद GIC और उसकी सब्सिडरीज की किसी भी कंपनी में 5% से अधिक हिस्सेदारी नहीं होगी और 30 दिनों से अधिक भुगतान की देरी में LIC द्वारा ब्याज का भुगतान भी किया जाए। इंश्योरेंस कंपनीज के ऑपरेशंस को कंप्यूटराइज्ड किया जाए और लास्टली लॉन्ग टर्म यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के मोड के भी सजेशंस दी गई। तो दोस्तों ये हमने देख लिया इंश्योरेंस सेक्टर में भारत में क्या क्या रिफॉर्म हुए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा करने और भारत में इंश्योरेंस बिजनेस को व्यवस्थित विकास को रेगुलेट करने बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका गठन इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने और डेवलपमेंट करने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में किया गया था। इसे अप्रैल 2000 में स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया था। IRDA का हेडक्वार्टर हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों IRDA के प्रमुख उद्देश्य में कंपटीशन को बढ़ावा देना शामिल है ताकि इंश्योरेंस मार्केट की फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित करते हुए कस्टमर चॉइस में वृद्धि और कम प्रीमियम के माध्यम से कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं IRDA के ड्यूटीज, पावर्स और फंक्शंस को देख लेते हैं। दोस्तों IRDA इंश्योरेंस बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करना, बढ़ावा देना और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना IRDA का काम है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन करना, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, विड्रॉल, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ सच रजिस्ट्रेशन करना, पॉलिसी आवंटित कराने, पॉलिसी होल्डर द्वारा नॉमिनेशन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेंस क्लेम का निपटान, पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अन्य नियमों और शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसी होल्डर के हितों की रक्षा करना भी IRDA का काम है। उसके बाद इंश्योरर्स, इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस बिजनेस से जुड़े अन्य संगठनों से जानकारी मांगना, उनका निरीक्षण करना, पूछताछ और जांच करना, ये भी IRDA का काम है। इंटरमीडियरीज या फिर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज और एजेंट्स के लिए रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, आचार संहिता और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग निर्धारित करना, इंश्योरेंस कंपनीज का प्रबंधन और नियंत्रण करना, इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा धन के निवेश को रेगुलेट करना, इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा किए गए धन के निवेश को रेगुलेट करना, इंश्योरेंस कंपनीज के डे टू डे अफेयर्स की जांच और निरीक्षण करना, सर्वेयर्स और लॉस सर्वेयर्स के लिए आचार संहिता निर्धारित करना, इंश्योरर्स और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के बीच विवादों का निर्णय करना, सर्वेयर्स और लॉस सर्वेयर्स के लिए आचार संहिता निर्धारित करना, इंश्योरेंस बिजनेस के कंडक्ट में एफिशिएंसी को बढ़ावा देना और IRDA एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनीज पे फाइन्स और फीस लगाना। तो दोस्तों ये हैं IRDA की ड्यूटीज, पावर्स और फंक्शंस। अब हम बात करते हैं IRDA के विजन 2047 के बारे में। दोस्तों IRDA का विजन है कि 2047 तक सभी भारतीय वासियों तक इंश्योरेंस की पहुंच हो। इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक नागरिक के पास एप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का कवर हो और प्रत्येक बिजनेस को उचित इंश्योरेंस सॉल्यूशन द्वारा समर्थित किया जाए। IRDA का फोकस संपूर्ण इंश्योरेंस इकोसिस्टम के 3 पिलर्स को मजबूत करना है और ये 3 पिलर्स हैं इंश्योरेंस कस्टमर्स यानी कि पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स यानी कि इंश्योरर्स और इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि हैं इंटरमीडियरीज। फोकस है कि सही ग्राहकों तक सही प्रोडक्ट पहुंचे, एक मजबूत यानी कि रोबस्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, इंश्योरेंस सेक्टर में बिजनेस करने में आसानी की सुविधा प्रदान कराना, ये सुनिश्चित करना कि रेगुलेटरी आर्किटेक्चर मार्केट की गतिशीलता के अनुरूप है, टेक्नोलॉजी को मुख्य धारा में लाते हुए प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेटरी रिजाइम की ओर बढ़ते हुए इनोवेशन, कंपटीशन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ये है IRDA का विजन 2047। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की। दोस्तों भारत में इंश्योरेंस मार्केट में 2 सरकारी कंपनीज का बोलबाला रहा है। एक है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC, दूसरी है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम GIC के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC के बारे में। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि LIC एक इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। भारत सरकार ने 1956 में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का राष्ट्रीयकरण किया
और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अस्तित्व में आया। LIC ने 154 भारतीय, 16 गैर भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज के साथ साथ 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज यानी कि कुल मिलाकर 245 भारतीय और विदेशी इंश्योरेंस को एब्जॉर्ब कर लिया। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों 90 के दशक के अंत तक LIC की मोनोपोली थी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया और अब भारत में 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1973 से जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 107 इंश्योरेंस को मिला दिया गया था और 4 कंपनीज के ग्रुप में बांट दिया गया था। ये 4 कंपनीज थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 1972 में एक कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया और इसने 1 जनवरी 1973 को कारोबार शुरू किया था। GIC की 4 सब्सिडरी थी जिसकी हमने पिछले स्लाइड में बात की थी। दिसंबर 2000 से इन सब्सिडरीज को पेरेंट कंपनी से अलग कर दिया गया और इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस कंपनीज के रूप में स्थापित कर दिया गया, जो कि है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों GIC को इंडियन री इंश्योरर्स के रूप में नोटिफाई किया गया और 21 मार्च 2003 से GIC ने डायरेक्ट इंश्योरेंस बिजनेस करना बंद कर दिया। तो दोस्तों यहाँ खत्म होता है हमारा इंश्योरेंस का टॉपिक। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले सो दैट आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।